हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल? व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? ओके, वेलकम। सो मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, और हम लोगों को आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को पढ़ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। हेडिंग डाल लेंगे सब लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मिलके, फॉर्मल चार्ज। नाउ सर, फॉर्मल चार्ज का है? फॉर्मल चार्ज क्यों? हम ये फॉर्मल चार्ज क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है? तो एक्चुअली समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है CH3OH, आप इसे टेक्निकली मीथेनॉल के नाम से जानते हैं, लेकिन जब मैं मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो वो दिखाई देगा मुझे CH4O, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेनॉल। अब जब मैं इस मीथेनॉल का लुईस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एक लुईस स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है कि ये कार्बन के आसपास मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 3 हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहां लगा दिया और एक हाइड्रोजन मैंने उससे जोड़ दिया, और इनके बीच में मैंने इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट कर दी। एक तो पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर ये है, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि एक पॉसिबिलिटी इसके लुईस स्ट्रक्चर की ऐसी भी होती है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और मैंने आपको सिखाया था कि सबको इक्वल वेटेज देना है। तो आप यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को भी 2 हाइड्रोजन दे दो। भाई ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली बार। और फिर जो 2 लोन पेयर बचेंगे वो दोनों इनको दे दो, एक लोन पेयर इसको, एक लोन पेयर इसको। आप चाहो तो सबसे पहले इसके अंदर T निकाल लो। 4 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन के वैलेंस शेल में 8 और एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8, तो 8 + 8 + 8 24। अवेलेबल कितने हैं? 4 + 4 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो यहां पर शेयरिंग कितनों की होगी? 24 - 14 यानी कि 10। तो यहां पर अनशेयर्ड कितने रहेंगे? 14 - 10 यानी कि 4। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको 10 बॉन्ड्स आपको 10 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखने हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अनशेयर्ड कितने? 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस टेक्निक से आप 2 लुईस स्ट्रक्चर बना पा रहे हो। क्या बात समझ में आई? सो देयरफॉर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? जो आपका लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके जो लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर्स डू नॉट सजेस्ट द एग्जैक्ट या द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या ये बात आप लोग सब समझ गए? STRUCTURE, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। आपके मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर कभी ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। आप खुद देख रहे हो कि मीथेनॉल के आपके सामने 2 लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो अब हम चूज कैसे करें? अब हम किसे चूज करें? इन दोनों में से बेटर ऑप्शन मेरे लिए कौन है? तो यहां पर आता है फॉर्मल चार्ज। सो देयरफॉर यहां पर फॉर्मल चार्ज आता है। नाउ फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज को अगर मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो इसका फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। फॉर्मल चार्ज बोलता है कि आपके मॉलिक्यूल में जो भी एटम की आप बात करना चाहो, उस पर्टिकुलर एटम के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, आपके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले आप ये पता कर लो। आप पहले ये पता कर लो कि आपके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस
माइनस आपको ये पता लगाना है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are participated in, total number of electrons which are participated in bonding, यानी बॉन्डिंग में कितनों ने पार्टिसिपेट किया। यानी फॉर्मल चार्ज आपको ये बताता है कि आप पहले ये पता लगाओ कि आपके एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा और कितने इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट किया उसका हाफ। सर यहां पर हाफ क्यों किया, क्योंकि फॉर्मल चार्ज इज बेसिकली मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। और आप लोग सब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में मेरा एक इलेक्ट्रॉन और आपका एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप मेरे फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हो तो मेरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा वो मैंने निकाल लिए, लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें मेरा एक रहेगा, एक आपका रहेगा। सो देखने में तो मेरे पास मेरा ऑक्टेट पूरा दिखेगा। मान लो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और मैंने 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली, तो बॉन्डिंग के बाद मैं क्या बोलूंगा, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। मेरे पास बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 8 में से मेरे कितने हैं, हाफ कर लो। तो इसीलिए यहां पर हाफ किया गया। दिस इज योर फॉर्मल चार्ज। ये हो गई आपके फॉर्मल चार्ज की वैल्यू। क्या चीज समझ में आई, समझ में आई? तो फॉर्मल चार्ज को हम एक तरीके से ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन, फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट द difference between, formal charge is the difference between the total number of valence electron in an atom। कौन से फॉर्म में, जब वो अपने आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, जब वो अकेला होगा। यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि ऑक्सीजन अकेला है तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन जब अकेला है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इस मॉलिक्यूल में जब मैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालने जाऊंगा तो बोलूंगा कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सही बात भी है, लेकिन बॉन्डिंग के बाद 8 हो जाते हैं, तो मैं माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा। तो समझ में ही बात आपको। तो फॉर्मल चार्ज हमें बताता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which are present in the valence shell of an isolated atom and the number of electron assigned to that atom in its molecular form या in its Lewis structure है। जब वो अपने Lewis structure में जा चुका होता है, तब उसके पास में कितना चार्ज होता है। इस तरीके से हम उसको यहां पर डिफाइन करने वाले हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? इस तरीके से हम उसको निकालने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर हम खेल खेलना चालू करते हैं। तो हम हमारे पहले स्ट्रक्चर को उठाते हैं, हमारा CH3OH और इसके पास में 2 लोन पेयर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो गाइस बताइए कार्बन के फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन के फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। कार्बन के वैलेंस शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या कार्बन के पास में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय कार्बन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये और ये कट गया, यहां पर आ गया 4। सो 4 माइनस 4 विल बिकम इक्वल टू 0, यानी यहां पर आपके कार्बन पर 0 चार्ज है। आप ऑक्सीजन का निकालिए इसी तरीके से। देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस कार्बन के ऑक्सीजन के
एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यानी कार्बन के बाद में ऑक्सीजन की जब बात करी जाएगी तो ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के पास में बॉन्ड पेयर के नाम पे 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 4, ये और ये कट गया, आई वैल्यू 2, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर ऑक्सीजन पर भी नेट चार्ज 0 है। आप इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को उठाकर देख लो, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस 0 माइनस हाफ, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अगर आप इधर देखोगे तो ये हाइड्रोजन के लिए सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग में एक इसका और एक ऑक्सीजन का, यानी हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहां पर हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में सब पर फॉर्मल चार्ज 0 है। बड़ा अच्छा लगा सर ये देख के हमें बड़ा अच्छा लगा कि यहां पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, सबको फॉर्मल चार्ज इक्वली 0 डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब जरा दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। कार्बन, एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा लुईस स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन का आप लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कीजिए। कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होती है, पूरी दुनिया जानती है। यहां पर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कितनों ने किया, 1 2 3 4 5 6, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये चला गया 3 टाइम्स, माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 हो गया -5, यानी कार्बन पर आ गया -1 चार्ज। एक बात बताओ, ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या कार्बन कभी -1 चार्ज ऑक्यूपाई कर सकता है? नहीं, मतलब इस कार्बन के फॉर्मल चार्ज में कुछ लोचा है। ऐसे ही आप जरा ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डिंग फॉर्म में रह गए, अनबॉन्डेड, और 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया 3, तो ये गया 6 माइनस -2 -3 -5 एंड +1, यहां पर ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आ गया। अब नाउ वी ऑल नो कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर +1 चार्ज कैसे आ सकता है? तो फॉर्मल चार्ज हमने इन 2 लुईस स्ट्रक्चर को असाइन किए और देखा है कि ये कितना स्टेबिलिटी के साथ वेल मेंटेन्ड है, किसी पर कोई अनशन चार्ज नहीं है, एक प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहां पर जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल, ये आपके मीथेनॉल का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, and therefore this structure should be referred, and therefore this should be referred, this should be preferred, I would say। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो क्या आपको फॉर्मल चार्ज का यूज समझ में आया? क्या हम लोगों को फॉर्मल चार्ज का यूज समझ में आया? क्या हम लोग समझ पाए कि लुईस स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझना चाहिए, किस तरीके से हमें पता लगाना चाहिए? एक एग्जाम्पल और लें N2O का। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहां पर और लेते हैं। सो गाइस, अनअकैडमी से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, UNSAT आ चुका है। अगर इस बार आप UNSAT क्रैक करते हैं तो आप लोगों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। IIT JEE का स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट हो, क्लास 9 से लेकर 12th स्कूल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, आप कोई भी इस टेस्ट को ले सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आपको यूरोस्पेस सेंटर का भी फ्री ट्रिप मिल सकता है। 8th एंड 15th अक्टूबर को एग्जाम होगा। यूज माई कोड ग्रेविटी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। N2O का, N2O, चलिए N2O में जल्दी से आप लोग निकालिए T। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी 8 होंगे, ऑक्सीजन में भी 8 होंगे, लेकिन नाइट्रोजन के 2 है, तो 8 2 16, 16 + 2 24। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, तो 2 नाइट्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 6 16। तो इनको शेयरिंग कितनी करनी पड़ेगी?
24 माइनस 16 यानी कि 8। तो अनशेयर्ड कितने रह जाएंगे, अनशेयर्ड कितने रह जाएंगे 16 माइनस 8 यानी कि 8। बनाइए दोनों के पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा अरेंज कर दूं एक बार। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कोने में होगा, मुझे ऑक्सीजन को कोने में ही रखना पड़ेगा। अब यहां पर 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने दोनों के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार शेयर कर दिया। अब आप देखो बीच वाले नाइट्रोजन का तो मजे आ गई, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। अब अनशेयर्ड कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रख दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक स्ट्रक्चर तो तुम्हारा ऐसा हो गया, एक स्ट्रक्चर आप लोगों का ऐसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम। और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि ये दो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। यहां भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए। देखो 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए। अब जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक लोन पेयर आ गया और यहां पर 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर्स आ गए। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है सर, पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो ये स्ट्रक्चर भी 110% पॉसिबल है। बिल्कुल मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर पाऊंगा सर कि ये स्ट्रक्चर भी 100% पॉसिबल है। चलिए अब दोनों स्ट्रक्चर्स में इनके फॉर्मल चार्जेस निकालते हैं। हम इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन 1, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन 2 नाम देंगे। तो पहले मैं नाइट्रोजन 1 के बारे में बात करूंगा। इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 माइनस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 चला गया। यहां पर वैल्यू आ गई 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 यानी -1। देयरफॉर इस वाले पर -1 चार्ज असाइन किया गया। चलिए नाइट्रोजन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे हमेशा की तरह, लेकिन इसके पास में कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो 4 ये हो गया 5 माइनस 4 यानी कि +1, यानी इस नाइट्रोजन पर +1 चार्ज है। आइए ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया यानी अनशेयर्ड, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय बॉन्डिंग में कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4, तो 4 ने पार्टिसिपेट किया। ये और ये कट गया, -4 -2 -6, तो 6 माइनस 6 विल बिकम इक्वल टू 0, यानी ये ऑक्सीजन पर 0 चार्ज। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई परेशानी। आगे बढ़े, अब सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर। आओ सेकेंड स्ट्रक्चर को हम लोग फॉर्मल चार्जेस असाइन करें। अगेन मैं इसे नाइट्रोजन नंबर 1 नाम दूंगा, मैं इसे नाइट्रोजन नंबर 2 नाम दूंगा, मैं इसे नाइट्रोजन नंबर ऑक्सीजन को थर्ड एटम नाम दे दूंगा, नहीं दूं तो भी चलेगा। चलिए नाइट्रोजन एटम नंबर 1 की बात करते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मतलब माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, 3 -3 -2 -5, 5 में से 5 चला गया 0, ये वाले नाइट्रोजन को चार्ज मिला 0। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नाइट्रोजन एटम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वही नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं है, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय कितनों ने शेयरिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग करी, 4, तो 5 माइनस 4 यानी +1, यानी यहां नाइट्रोजन पर आ गया +1 चार्ज। अब आओ ऑक्सीजन की तरफ चले। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से 1 2 3 4 5 6 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया,
मल्टीप्लाई बाय हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया उससे माइनस, तो -1 -6 विल बिकम इक्वल टू -7, तो यहाँ गया -1, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को -1 चार्ज मिला। अब यहाँ पर सवाल ये कि इन दोनों में से सही कौन सा है, प्रेफरेबल कौन सा है। मैं बोलूंगा ये वाला, बी वाला मोर प्रेफरेबल है। सर बी वाला मोर प्रेफरेबल क्यों है? मुझे एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजन को 0 चार्ज दिया है एंड नाइट्रोजन को +1 दिया है, लेकिन ये नाइट्रोजन को -1 कैसे आ सकता है? जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो -1 चार्ज शुड बी गिवन टू ऑक्सीजन। तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आना ये थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन यहां देखो, यहां एक नाइट्रोजन को 0 आ गया, कोई टेंशन नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के नाते इस पर -1 चार्ज आ गया, मतलब ये प्रेफरेबल है। और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन को +1 चार्ज मिलना भी करेक्ट है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफरेबल है, ये रियलिस्टिक स्ट्रक्चर के ज्यादा नजदीक है, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग प्रेफर करेंगे। और ये यूटिलिटी होती है फॉर्मल चार्ज की। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में आज के बताना कि क्या एनसीईआरटी तुम्हारे ये पॉइंट को क्लियर कर पाई थी, क्या एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है? जी नहीं, एनसीईआरटी में केवल ओजोन के बारे में दे रखा है और कुछ नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट द sum of formal charge of atom should be equal to, यानी तुमको अगर चेक करना हो कि तुम्हारा फॉर्मल चार्ज असाइन किया हुआ सही है या गलत है, तो ध्यान रखना था सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज, शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ, शुड बी इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, हमारा माइक हमें यार तकलीफ दे रहा है। हाँ ओके, जस्ट बी इक्वल टू द, शुड बी इक्वल टू द, माइक तो नहीं बंद हो गया, हेलो हेलो चल रहा है, शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। सर इसका क्या मतलब हुआ? आओ पीछे चल के देखें। भाई N2O न्यूट्रल था, मतलब इस N2O के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, तो -1 +1 +0 नेट चार्ज 0 हो गया, +1 ने -1 को काट दिया, ये ऑलरेडी 0 है। यहां भी देखो 0 +1 -1, यहां भी नेट चार्ज 0 हो गया। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, गलत स्ट्रक्चर और सही स्ट्रक्चर दोनों पर फॉर्मल चार्ज इस प्रकार आएगा कि नेट चार्ज 0 रहेगा। तो ये मत सोचना कि अरे सर इस पर भी 0 आ रहा है, इस पर भी 0 आ रहा है, तो क्या दोनों सही है? नहीं, दिमाग लगाना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उस पर क्या फेवरेबल चार्ज आ रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। यहां देखो 0 0 0 0 0 और यहां देखो ये यहां के हाइड्रोजन पर भी 0 ही होगा। भाई हाइड्रोजन पर फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होगा, तो ये चारों हाइड्रोजन के 0 होगा, +1 -1 इधर भी 0 हो गया, क्योंकि मीथेनॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन ये गलत क्यों है? ये फेवरेबल और ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन माइनस चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन +1 चार्ज, जमानी गुरु, इसलिए वो ज्यादा फेवरेबल है, ये नहीं। समझ पाए मेरी बात को? क्या आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को समझ पाए? पक्की बात, 100% क्लियर? अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे देखकर बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझसे आगे पूछ सकते हैं। अब आपके अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो एनसीईआरटी में आपको ओजोन का स्ट्रक्चर दे रखा है। आप लोग ओजोन के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, 1 2 डबल बॉन्ड इसके साथ बन गया, 4 5 6 7 8। ये अब इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। इसका आप लोग अपने होमवर्क में बना लीजिएगा, इसको बनाना पड़ेगा, मैं इसे होमवर्क मानूंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे पढ़ा दिया है। तो इसका आप लोग बनाएंगे एंड कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। ऑक्सीजन 1 का कितना आया,
ऑक्सीजन 2 का कितना आया और ऑक्सीजन एटम नंबर 3 का कितना आया। आप लोग ये मुझे निकाल कर बताएंगे। क्या आप लोग मुझे ये देखकर बता पाएंगे? क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम लोग आगे बढ़े? अच्छा, इसी प्रकार आप लोग आयंस के भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास में फॉर्मल चार्ज आयंस CO3 डाइनेगेटिव, और आपको दो स्ट्रक्चर दे दिए, इसके कोई रैंडमली एब्रप्टली उठा के और आपको सही चूज करना है, तो वो तो तरीका आ गया। अब चलो CO3 में हम कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। कार्बन स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक ऑक्सीजन इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऑक्सीजन इधर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इस तरीके का दिखेगा, और एक्चुअली इसके ऊपर नेट चार्ज -2 होता है। जब हम आगे केमिस्ट्री को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तब समझ में आएगा कि जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो तो न्यूट्रल है, इन दोनों पर, इस पर भी -1 चार्ज है, इस पर भी -1 चार्ज है, इसलिए नेट चार्ज -2 है। लेकिन लुईस हमें ये बता नहीं पा रहा है, लुईस के पास यही तो ड्रॉबैक है, लुईस स्ट्रक्चर यही तो हमें सही नहीं बता पा रहा है। तो हम लोग इसीलिए तो इतने टेंशन ले रहे कि भाई सही स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है ना। चलिए, तो कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर इसके बाद में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, तो ये कट गया 4 टाइम्स, 4 में से 4 भी कट गया, तो कार्बन पर नेट चार्ज आ गया 0। अब ये ऑक्सीजन एटम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन एटम नंबर 1, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनशेयर्ड रखे हैं, -½ मल्टीप्लाई बाय इसके पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है 2, तो -4 -6, -4 -2 -6, 6 में 6 चले गए तो 0, मतलब ये ऑक्सीजन पर भी नेट चार्ज है 0। फिर ऑक्सीजन एटम नंबर 2, ऑक्सीजन एटम नंबर 2, इसके पास में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को अनशेयर्ड रखा है, और इसने केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, तो ये कट गया 1 टाइम, -6 -1 -7 प्लस 6 -1, यानी इस वाले ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। देखो ये स्ट्रक्चर सही की ओर है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर 0 चार्ज है और इस पर -1 चार्ज, यानी ये स्ट्रक्चर सही है ना। अब ऑक्सीजन एटम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, -½ इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, तो ये 2 में 2 चला गया, तो यहां पर वैल्यू आ गई -1 सॉरी माइनस यहाँ है तो केवल आ जाएगी 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते, ये चला गया 1 टाइम, -1 -6 -7 टोटल -1, यानी इस पर भी -1 चार्ज असाइंड है। अब आप खुद देखो कि CO3 के ऊपर नेट चार्ज कितना है, -2। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर कार्बन पर चार्ज 0, फर्स्ट ऑक्सीजन पर चार्ज 0, लेकिन सेकेंड ऑक्सीजन पर -1 और थर्ड ऑक्सीजन पर भी -1, तो नेट चार्ज -2 आ गया, यानी सम ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज, तो ये नेट चार्ज के बराबर आ गया, यानी हमने सही निकाला है। इसमें आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ गया और ये नेट चार्ज हो गया 0। क्या ये चीज क्लियर हुई? इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मल चार्जेस निकालने आना चाहिए। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता कि फॉर्मल चार्जेस के ऊपर इतना डिटेल्ड और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने कहीं देखा होगा और आपको कहीं मिला होगा। हमने लगभग आधा घंटा इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद वी ऑल आर नाउ इजीली कैपेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो आइए हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक ऑफ ल्यूविस कॉसेल थ्योरी। हमारी जो ल्यूविस और कॉसेल दादा की जो थ्योरी चल रही थी, उस थ्योरी के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स आ चुके हैं, वो कहां कहां चीजों का एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं है। मतलब ड्रॉबैक का मतलब और फेलियर में बहुत डिफरेंस है। फेलियर मतलब खत्म, गया, टाटा बाय बाय, खत्म। यानी अब आप
बता नहीं पाओगे कि क्या क्यों फेल हुई, कैसे फेल हुई, क्या कारण है फेल होने का, वो कॉन्सेप्ट ही गलत बता रही है। लेकिन ड्रॉबैक का मतलब क्या है? ड्रॉबैक का मतलब है कि वो कुछ पॉइंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, जिसको हम लोग बाद में ठीक कर सकते हैं। तो गाइस पहला ड्रॉबैक इज इनकंप्लीट ऑक्टेट। पहला ड्रॉबैक इज इनकंप्लीट ऑक्टेट। कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस दुनिया में स्टेबल है, स्टेबिलिटी के साथ रहते हैं, इस मॉलिक्यूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है BF3, तो जब आप BF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप पाएंगे कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जब 3 फ्लोरीन इस बोरॉन के आसपास आएंगे तो फ्लोरीन अपना ऑक्टेट तो पूरा कर लेंगे। देखो, इस फ्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट तो पूरा कर लिया, ये देखो, और इस फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया, अब ये भी देखो। लेकिन आप जरा एक बार बोरॉन की तरफ देखो, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद भी बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल है, यानी इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्डर टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट, ऑक्टेट अचीव करने में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी है। तो ऐसे कई इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। आप और एग्जांपल देख सकते हो, BeH2। आप यहां पर देखें कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, ये बॉन्डिंग, हाइड्रोजन तो पट्टा पूरा हो गया, हाइड्रोजन तो पट्टा पूरा हो गया। लेकिन इस बेचारे गरीब बोरॉन के बारे में कौन सोचेगा जिसके वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही। और अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा होगा ज्ञानी आदमी कि बेरिलियम तो मेटल है, अल्कली अर्थ मेटल का फर्स्ट मेंबर है, तो ये तो आयोनिक बॉन्डिंग करेगा, नहीं। याद करें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ाया गया है एनोमेलस बिहेवियर। लिथियम और बेरिलियम अपने अपने ग्रुप मेंबर, अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं, और अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जितना छोटा कैटायन होगा उसमें उतनी ज्यादा ताकत होगी अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद। वो उस एनायन के साथ आयोनिक बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन उस एनायन से अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस खींच लाएगा। तो फजान यही तो कहते हैं कि दुनिया का कोई आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। एंड जिसमें लिथियम और बेरिलियम छोटे कैटायंस होने की वजह से आयोनिक बॉन्ड बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन्स खींच लाते हैं। तो लिथियम एंड बेरिलियम के पास कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बजाय आयोनिक के। तो यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं लिथियम क्लोराइड। भाई लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब क्लोरीन आएगा तो एक क्लोरीन आएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये होगा क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये देखो, ये लिथियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज अगेन शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसके बावजूद इस दुनिया में लिथियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, बेरिलियम हाइड्राइड एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स है जो एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, इनकंप्लीट ऑक्टेट के बाद दूसरे प्राणी होते हैं जिनका ऑक्टेट एक्सपांडेड हो जाता है। जिनका ऑक्टेट क्या हो जाता है? एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट। नाउ सर, एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? सर कुछ समझ में नहीं आया हमारे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैंडेड ऑक्टेट? एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्या है? देखो, एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, पेंटाफ्लोराइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें तो इस फास्फोरस को यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 5 फ्लोरीन के एटम्स के साथ में 5
फ्लोरीन के एटम्स के साथ में कंपाउंड बनाते हुए देखा गया। एंड यहां पर यह देखा गया कि फ्लोरीन ने 5 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, देयरफॉर फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, विच इज मोर देन ऑक्टेट। ये तो बोलता है कि ऑक्टेट होना ही जरूरी है, ऑक्टेट से कम ऑक्टेट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और अगर हुआ तो वो इम्पॉसिबल है, गलत है, लेकिन यहां तो हो रहा है। इनफैक्ट जब आप सल्फर की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 सल्फर भी 6 फ्लोरीन के साथ में खतरनाक वाला बॉन्ड बनाता है, ये देखो। और यहां पर आप देखो सल्फर के पास में आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट और खतरनाक तो IF7 है मेरे भाई, आयोडीन के साथ में 7 फ्लोरीन, तो आयोडीन 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। एंड फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो भैया एक्सपांडेड ऑक्टेट भी कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कि ऐसे एटम्स को हाइपर वैलेंट एटम्स भी बोला जाता है। एक स्टार बनाकर आप लोग पॉइंट लिख लेंगे, दैट सच एटम्स आर कॉल्ड एज एटम्स दैट हैव more than 8 electrons in valence shell are called as hypervalent atoms। फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन को आप लोग हाइपरवैलेंट एटम की कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरा ड्रॉबैक, ये मेरे को गलत हो गया, मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, तीसरा इस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। भाई आपको लुईस ने एक बात सिखाई कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होगा, या तो वो लोन पेयर के फॉर्म में होगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या तो वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में होगा। नहीं, मेरे पास में अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है तो वो आपके इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करके पेयरिंग कर लेगा। या अगर मेरे पास में लोन पेयर पड़े हैं और तुम्हारे पास में कम ही है तो मैं मेरा पूरा का पूरा लोन पेयर उठा के तुम्हारे साथ में शेयर कर लूंगा, लेकिन होगा सब पेयर में, लेकिन इस दुनिया में एक मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जब हम इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड देखने के लिए जाते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि नाइट्रोजन के लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके पास में एक लोन पेयर होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना। और ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस नाइट्रोजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठाता है और हमेशा डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ऑक्सीजन तो वेल सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन को देखो, इसके पास में ये एक लोन पेयर आ गया, ये नाइट्रोजन के 1 2 ये नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड पेयर हो गए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का क्या, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा नजर आएगा जो अनपेयर्ड है और अकेला है, अनपेयर्ड है और अकेला है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? इनफैक्ट यहां पर जब आप NO2 भी देखेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और यहां के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे। नहीं, यहां पर आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर दिया ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और यहां पर नाइट्रोजन ने अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन नाइट्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन फिर अनपेयर्ड रह गया और अकेला रह गया और ऑड हो गया। यानी यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 और 7, अगेन यहां पर आप देखेंगे कि आपके नाइट्रोजन के पास में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है।
यहां पर भी आप देख रहे थे कि आपके नाइट्रोजन के पास में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ गया। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? सर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 100% एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? जान दे दें इस चीज के लिए, क्या बात कर दी आपने? बिल्कुल 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 एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है। अच्छा, चौथा ड्रॉबैक, इनकी पूरी दुनिया नोबल गैसेस के आसपास थी कि नोबल गैस तो ऐसे, नोबल गैस तो वैसे, नोबल गैस तो इतने प्यारे, नोबल गैस तो हमारे राज दुलारे, ये तो किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं करते, ये तो हमेशा अकेले रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाई हम यहां पर लिखेंगे दैट लुईस कॉसेल, हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट लुईस कॉसेल ऑक्टेट थियरी, Lewis Cossel octet theory is actually based on the non-reactive nature of noble gases। आपकी नोबल गैसेस के नॉन रिएक्टिव नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब बोलते हैं कि हर एटम कोशिश करता है कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं और स्टेबल हो जाऊं। मतलब नोबल गैसेस नेचर में पहले से स्टेबल है, लेकिन भाई बाद में पता चला कि कुछ नोबल गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इजीली रिएक्शन कर लेती हैं या ये घूमते फिरते किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटेलिस्ट और 2 यूनिवर्सल भिकमंगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही ये रिएक्शन करती है। यानी रिएक्शन कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, बड़ी हैवी और बड़ी खतरनाक रिएक्शन है, तब जाकर इनकी रिएक्शन होती है। लेकिन फिर भी ये कंपाउंड बनाते, दैट इज जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, इस तरीके के कंपाउंड्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। XeOF2, XeOF2, सॉरी मैंने O2F2 क्यों लिख दिया, XeOF2, फिर तुम्हारा एक को मिल जाता है XeO3, इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड, इनफैक्ट क्रिप्टॉन भी बनाता है CrF2। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं जो हम लोगों ने कभी सोचे भी नहीं थे। ठीक है। अच्छा, पांचवा ड्रॉबैक, भाई शेप्स नहीं बताता ये, तभी तो हम लोगों को फॉर्मल चार्जेस पे इतना हमारा माथा खपाना पड़ा, हमारे बाल उड़ गए, हमें टकला होना पड़ा नए बाल लाने के लिए। उसलिए नहीं हुआ हूं मैं अपने बाल डोनेट करके आया हूं तिरुपति मंदिर में, इसलिए मैं टकला हुआ हूं। मेरे बाल नहीं जा रहे, मैं अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरे बाल यहीं से गए बस। ठीक है। तो इट डू नॉट गिव्स द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में ये कोई बात नहीं करता। आप लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है वो रियल लाइफ में ऐसा दिखता है, वी शेप्ड, या इसको बेंट शेप्ड भी बोला जाता है, यानी इसका बेंट शेप है। लेकिन जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो वाटर ऐसा बना कर देता है इसको, लीनियर। मतलब ये एक्चुअली इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, ये बोलता है वाटर ऐसा है, लीनियर। लेकिन क्या वाटर ऐसा है? नहीं, वाटर रियल लाइफ में ऐसा है। तो ये आपको शेप के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, 6 पॉइंट, ये आपको ये भी नहीं बताता कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है। आज की क्लास की शुरुआत में हमारी लड़ाई यहीं से तो शुरू हुई थी कि आपका मीथेनॉल का स्ट्रक्चर ए अच्छा है या स्ट्रक्चर बी अच्छा है, इन दोनों में से दुनिया में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? जो एग्जिस्ट कर रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भाई इस दुनिया में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, सीधी सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो फिर हम लोग क्या करें? तो हमको फॉर्मल चार्ज लाना पड़ा और उस पर चार्ज निकालें और फिर देखें कि कौन स्टेबल है। तो ये तो बहुत लंबा काम है। इसीलिए तो आजकल फॉर्मल चार्ज का इतना यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि नई नई थ्योरी आ गई है, VSEPR,
वीबीटी, एमओटी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज आ गई है। तो ये लुईस कॉसेल थ्योरी अब धीरे 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 इतनी यूज में नहीं आती, खैर यूज में आती है, बाद में पता चलेगा कि लुईस कॉसेल भी कोई गलत नहीं थे, लेकिन बस वो स्ट्रक्चर नहीं बता पाए ना, इसलिए फेल हो गए। अगर ये स्ट्रक्चर बता देते तो लुईस कॉसेल थ्योरी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन लुईस कॉसेल थ्योरी में लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ये नहीं बताता कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है और किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर हम लोगों को 6th ड्रॉबैक लिखना पड़ेगा, दैट इट डू नॉट टेल्स अबाउट द एनर्जीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आई? एंड इसीलिए लुईस कॉसेल थ्योरी यहां पर हो गई फेल। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? चलिए जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आयोनिक बॉन्ड शुरू करेंगे, एक बार वापस पढ़ेंगे, लेकिन आयोनिक बॉन्ड पढ़ने से ज्यादा हम उसके लेटाइज की बात करेंगे, लेटाइज एंथैल्पी की बात करेंगे, फिर बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है उसकी बात करेंगे, फिर रेजोनेंस की बात करेंगे। यानी ये सारी बातें हम हुआ तो अगले एक पूरे लेक्चर में कर लेंगे। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR, MOT, ये सब हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर बड़ा है, बड़ा होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता चैप्टर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन फर्क किस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे पढ़ रहे हैं। चलिए तो लेक्चर को यहां पर मैं कर रहा हूं एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ग्रेविटी सर्कल ऐप, जिस पर आप लोगों के लिए ढेर सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स, IIT के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं हम लोगों के लिए, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए NCERT सोल्यूशन, एग्जाम्पलर सोल्यूशंस बनाए हैं, और हम लोगों ने प्रिपेयर की है मेहनत से ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में मदद करेगी। मतलब आप कोई स्टडी मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दुकान पर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी सर्कल ऐप पर आओ, वो 1 स्टेप सोल्यूशन है जहां से आप लोग सभी नोट्स परचेज कर सकते हो, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, बंच में भी कर सकते हो, सभी कर सकते हो। अभी बायोलॉजी के भी उस पर आ चुके हैं और केमिस्ट्री के 11th के आने बाकी हैं, 12th के आ चुके हैं, 11th केमिस्ट्री आना बाकी है, बायोलॉजी 11 12 दोनों के आने स्टार्ट हो गए। तो बहुत जल्दी ऐप हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको 1 स्टेप सोल्यूशन मिल जाएगा हर चीज का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।